वेलकम टू फ्रैंकली स्पीकिंग। नमस्कार और आपका स्वागत है। और हिमंता बिस्वा शर्मा जी, आप असम के मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने अपना 1 साल का टेन्योर पूरा किया है और आज हम असम के बारे में और देश के बारे में बात करेंगे। ये 1 साल आप किस चीज से इसको मार्क करते हैं कि इस 1 साल में सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे जरूरी चीज आपने क्या की है? देखिए, काफ़ी चीज़ हुआ है असम में। कोई चीज़ हमारा पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा हुआ है, कोई चीज़ नेशनल पर्सपेक्टिव से अच्छा हुआ है, लेकिन कुल मिला के हमने जो मैनिफेस्टो में बोला था, लगभग सारा काम को हमने गति दिया है और कुल मिला के सेटिस्फाइंग 1 ईयर रहा। लेकिन लोग कहते हैं कि देश में बीजेपी ने कुछ पिछले 2-4 महीनों से ऐसा माहौल बना दिया है कि सब जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देखिए, हमारा देश में हिंदू का या भारतीय का वो तो माहौल हर वक्त हर समय रहना सही है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये देश सबका है। क्यों हिजाब, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों लाउड स्पीकर, क्यों हनुमान चालीसा, क्यों ज्ञानवापी, ये सब मुद्दे इकट्ठे आते हैं। देखिए, ये सारा मामला भारत में है। पहले राम मंदिर का मामला था, सुलझ गया, अभी नहीं आते हैं। जो पेंडिंग मामला है, ये सारे मामले आते रहेगा और ये सारा मामले में सब जातियों का हित है। अभी जैसे राम मंदिर सुलझ गया, एक बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन का समाधान हो गया, तो ये सब बात डिबेट में आना सही है, निष्कर्ष निकालना सही है। आप डिबेट से भागना नहीं सही है। लेकिन ओवैसी जी कहते हैं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद में ये वीडियोग्राफी चल रही है, which he says is unconstitutional, क्योंकि एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991। देखिए, अगर हिंदू का मन में कुछ है कि वो मस्जिद का अंदर कुछ हिंदू का भगवान का प्रतिछवि हो या कुछ है, ये जानने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो इतिहास है। अगर आप आज मान लीजिए मेरा घर का अंदर में कुछ है, वो तो है, इट इज नेचुरल है, या तो ये है, उसको देखने में मना क्या है? लेकिन आप कुछ बनवाटी मत करो। अगर कुछ नहीं है तो वहां है ऐसा मत बोलो, लेकिन अगर वहां में कुछ है तो सामने आने में क्या प्रॉब्लम है? पर उनका कहना है कि बात यहां रुकेगी नहीं। बाबरी मस्जिद गिरा था तो अब ज्ञानवापी मस्जिद गिरेगा। अगर वहां में सचमुच कुछ है तब तो मुसलमान समाज ही निर्णय लेगा क्या करना सही है, क्या करना नहीं सही है। इसलिए कोई भी भगवान का, मैं जितना मुसलमान समाज को जानता हूं, कहीं में कोई मूर्तियां निकाल जाए तो वो जगह में वो लोग मस्जिद नहीं चलाता है। आप बोलने भी वो लोग नहीं चलाएगा। तो ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि सर्वे के 2 दिन पूरे हुए, 80% सर्वे हो चुका है तय खाने में। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद में वहां पे स्वास्तिक है, त्रिशूल है, हिंदू चिन्ह है। वो बोलना नहीं सही है हम लोग किसी को। अगर कोई कोर्ट का निर्देश का अनुसार कुछ सर्वे हुआ है, वो भी हो सकता है कि सर्वे में जो हम बोला है वो नहीं है, या हम जो नहीं बोला है वो है। तो इसीलिए हम लोग को पेशेंटली वेट करना चाहिए। सर्वे होने दीजिए, सर्वे का रिपोर्ट कोर्ट का सामने आने दीजिए, तब हम लोग चर्चा करें। लेकिन चर्चा तो छिड़ चुकी है ना। ओवैसी जी कह रहे हैं कि देश में विभाजन करना शुरू हो चुका है। देखिए, देश में एक बार विभाजन हो चुका है, दूसरा बार विभाजन ना हो, इसीलिए हमारा आपस का जो भी मामला है इसको सुलझा लेना चाहिए। What about the 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? वो कौन बनाया, कैसे बनाया, वही जाने। लेकिन जो भगवान तो है, अरे भगवान को आप कानून से कैसे गिरेगा? भगवान है, वो तो कानून का ऊपर में होता है। लेकिन आपने अभी कहा कि जो भी कोर्ट कहे वो कोर्ट भी बोलता है ना कि भगवान का जगह में होता है। कभी कोर्ट बोला है कि भगवान नहीं है?
कोर्ट कभी बोला है कि भगवान का एक स्थान नहीं है? तो कोर्ट भी आएगा, कोर्ट देखेगा, फिर कानून वाला जो लोग कानून बनाते हैं पार्लियामेंट, दे विल एग्जामिन दैट इन द न्यू रिविलेशन, अगर कोई रिविलेशन होता है उनका कॉन्टेक्स्ट में क्या 91 का एक्ट में कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस समय देखा जाएगा। लेकिन कानून बन गया मतलब वो लॉक नहीं होता है ना कि योर क्वेश्चन इज लॉक, वो तो थोड़े होता है। कानून इज अ डायनेमिक प्रोसेस, चलते रहता है। सो यू आर सेइंग रिविजिटिंग ऑफ पीपल्स वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 कैनॉट बी रूल्ड आउट। देखिए, जब भी कुछ ऐसा मामला सामने आएगा जिसको रेस्पॉन्स करना पार्लियामेंट का दायित्व बनेगा, कर्तव्य बनेगा, वो पार्लियामेंट को दायित्व कर्तव्य निर्वहन करना पड़ेगा। लेकिन आज का दिन में वो कानून है, कोई नहीं ना बोल रहे, कानून है तो कानून है। लेकिन कानून ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको चेंज कर सकता है विद द चेंज ऑफ टाइम, प्रोवाइडेड पार्लियामेंट गिव्स इट्स मेजोरिटी। और मेजोरिटी तो है बीजेपी के पास। अगर मेजोरिटी देश का जनता ने बीजेपी को दिया है तो बीजेपी को अपना जिम्मेदारी तो निर्वहन भी करना पड़ेगा। तो हिमंता जी, 1991 एक्ट जब पास हुआ था, बीजेपी ने वॉकआउट किया था, और जब वॉकआउट किया था तो तब उमा भारती जी ने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये तुष्टीकरण कर रही है, दे आर डूइंग अपीजमेंट पॉलिटिक्स। Do you believe that the act of 1991 is part of appeasement? देखिए, कांग्रेस ने जो भी काम किया, ये आज क्यों कांग्रेस का नाम सुनने से लोग चिढ़ता है? बिकॉज कांग्रेस हैज वर्क अगेंस्ट द सिविलाइजेशन, कांग्रेस हैज डन एवरीथिंग टू डिस्ट्रॉय द एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड इंस्टॉल ए न्यू वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म विथ अपीजमेंट एज ए कॉर्नरस्टोन। तो इसीलिए जो भी काम हुआ वो काम में लोगों का मन में दुख रह गया कि भाई आप लोग क्यों इतना अपीजमेंट करता है। जो लोग अपीज कर रहे हैं वो लोग भी नहीं चाहते है कि हमको इतना अपीज करे। कांग्रेस दोनों तरफ लूज किया, एक तो अपीजमेंट किया, हमको अच्छा नहीं लगा, और जिसको अपीज किया वो भी बोलता है भाई हमको क्यों इतना अपीज कर रहे हैं, थोड़े हम वोट बैंक है, हमको शिक्षा दो, हमको स्वास्थ्य दो, हमको नौकरी दो, हम तो ये नहीं चाहता हूं। तो कांग्रेस का दोनों हाथ से लड्डू निकाल गया। आप कांग्रेस में थे, इसलिए ना हमको बीजेपी आना पड़ा। मैं अगर कांग्रेस में ही हमारा सिविलाइजेशन का सम्मान होता था तो कांग्रेस छोड़ के कौन आता था, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हो पाया। तो आज नॉर्थ ईस्ट में 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहले किसी समय कांग्रेस में थे। आप हैं, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं, और कल ही त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर भी बदले, वो भी पूर्व कांग्रेसमैन थे। तो ये कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है या कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रहा है? बात देखिए, अभी अगले 5-10 साल में, खास करके बाई 2031 कोई भी कांग्रेस में जो लोगों का भी कुछ ग्राउंड में कनेक्टेड है, कोई लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेगा। किस लिए? अभी लोगों का यह मानना है कि भाई छोड़ो, गांधी जब कांग्रेस नहीं छोड़ता है तो कांग्रेस और गांधी को एक साथ रहने दीजिए, हम लोग को अपना रास्ता लेना है। आउट ऑफ दैट जिसको बीजेपी का मन में होगा कि दिस इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट इन द नेशन बिल्डिंग, उनको पार्टी में जगह मिलेगा। लेकिन बीजेपी में जगह मिले या ना मिले, लोग कांग्रेस से तो बाहर आ जाएगा, लोग कांग्रेस में नहीं रहे। तो आपको लगता है कि इसमें अभी 10 साल लगेंगे? अभी इस प्रोसेस है, इसका कल्मिनेशन हो जाएगा बाय 2031। एक मतलब कोई नहीं रहेगा। ऐसे तो डिमोलिश हो चुका है, लेकिन डिमोलिशन का बाद भी तो हम बोलते हैं ना कि संस्कार का बाद भी एक अस्थि का विसर्जन का विषय रह जाता है। तो ऐसा आप कह रहे हैं अस्थि विसर्जन होगा 2031 तक? संस्कार कांग्रेस तो के देखिए 3/4 तो हो चुका है, बाकी जो 1/3 है 2026 में हो जाएगा।
और बाय 2031 कुछ रहेगा भी नहीं। राहुल गांधी चिंतन शिविर के बाद ये वहां से समाचार आ रहा है कि राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे, देश भ्रमण पर निकलेंगे 9 अगस्त से। देखिए, राहुल गांधी क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो आज अभी आप कुछ नहीं बोल सकता है। जो करेगा वो दिन शाम को क्या होगा, क्या न्यूज मिलेगा आपको, वही दिन में ही वो इसको एनालाइज कीजिए। यानी कि अगर अनाउंसमेंट किया है तो अनाउंसमेंट किया होगा भी तो नहीं जा सकता है, अगर अनाउंसमेंट नहीं किया है वो भी कर सकता है। आप कोई प्रेडिक्टेबिलिटी कुछ नहीं बोल सकता कि ये निश्चित रूप से होने जा रहा है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी अनप्रेडिक्टेबल है? क्या है वो रिसर्च का मटेरियल है, क्या है आपके हिसाब से? आपने तो काम किया है। और देखिए, जो व्यक्ति एक स्पीच देते रहेगा फिर आंखों से इशारा कर देगा, तो फिर जाके कुछ बोलते रहेगा, फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल लेके आते हैं, पूरा स्पीच का जो फ्लो था वही वहां खत्म हो जाते हैं। मतलब ये एक कुछ आप निश्चित रूप से नहीं बोल सकता। अभी जो इज ही अ बैड ओरेटर और इज ही अ बैड थिंकर? व्हाट आर यू सेइंग? देखिए, कोई व्यक्ति का ऊपर मुझको कमेंट नहीं देना सही है, लेकिन मैं आपको फैक्चुअली इतना ही बात बोलता हूं कि जब राहुल गांधी का नाम आते हैं आप सर्टेनिटी का साथ कुछ नहीं बोल सकता है। कोई आप नहीं बोल सकता हाँ ये व्यक्ति आज ये अनाउंस हुआ है तो यही करेगा वो आप नहीं बोल सकता है। यानी कि भरोसे लायक नहीं है। अभी देखो पार्लियामेंट में कानून पास किया, वो गया फटाफट प्रेस क्लब में तोड़ के कानून फाड़ के चला आया। वो कोई अनाउंसमेंट करके नहीं किया कि मैं वो करने वाला हूं, या कोई डिस्कशन नहीं किया। पर वो तो पुरानी बात हो गई, कोई नया उससे तो कोई रिफॉर्म भी आपने नहीं देखा है। उससे कोई बेहतर एक कुछ निकाल के आया है पुराना बात। यू थिंक प्रियंका गांधी वाड्रा इज अ बेटर कांग्रेस पर्सन? फैमिली का ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, ये अपना फैमिली का मामला है और हमारा उसमें क्या है। कांग्रेस चिंतन शिविर करे, कांग्रेस जो करे उसमें हमारा क्या लेना देना है। पर कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड करेगा, 1 फैमिली 1 टिकट। देखिए, डायनेस्टी एंड दैट फैमिली पॉलिटिक्स इज डीपली रूटेड इन द कांग्रेस कल्चर। उससे कांग्रेस बाहर हो ही नहीं सकता है। एंड दिस इज ए कल्चर अप टू द पंचायत लेवल, राइट फ्रॉम द टॉप टू द डाउन। आप देखिए, आज एक फैमिली का मां अध्यक्षा है, बेटा डी फैक्टो अध्यक्ष है और बेटी महासचिव है। तो और 4th नंबर फैमिली में है कौन? अगर है वो भी पार्टी में आ जाएगा। तो जब ऊपर में वो देखता है, नीचे सीएम को लगता है भाई हमारा नेता ऐसा कर रहा है तो मुझको भी ऐसा करना चाहिए, तो वो भी अपना बेटा को लाते हैं। फिर नीचे जिला अध्यक्ष देखता है अरे मेरा सीएम साहब वो कर रहा है तो मुझको भी करना चाहिए। तो ऐसे जो एक पूरा चेन बना, उसी से लास्ट 20-25 साल कांग्रेस पार्टी में वो मेन स्ट्रीमिंग हो चुका और उससे कांग्रेस बाहर नहीं हो सकता है। दे विल ओनली ट्राई टू फाइंड आउट वे टू लेजिटिमाइज दैट which they have done through the 5-year rule. नहीं, उनको ही करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द मेन स्टे इन कांग्रेस पॉलिटिक्स। और वो खाली गांधी को मैं सिंगल आउट नहीं करूंगा। इट विल बी अनफेयर फॉर मी कि खाली गांधी ही परिवार राजनीति करता है, वो नहीं है। पूरा ऊपर से नीचे पूरा एक चेन बन चुका है और अभी वो चेन से अगर वो लोग बाहर आ जाते हैं तो वो जिले में कौन रहेगा, वो स्टेट में कौन रहेगा? उसका कारण क्या है? हर लोग ये पंथ में जुड़ गया है। तो इसलिए कोई ना कोई लेजिटिमाइज करने का प्रयास चलेगा एंड दैट इज द कल्चर ऑफ कांग्रेस। इससे बहुत ज्यादा वो लोग को बोलने से भी फायदा नहीं होता है।
Himanta Biswa Sarma, I also want to go to the issue of Assam. असम में भी आपने पिछले कुछ दिनों में 2-3-4 ऐसी बातें कही हैं जिससे एक खलबली सी मची है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपका स्टैंड क्या है? आप कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, नहीं तो एक मुसलमान आदमी बहुत सारी शादियां करेगा। तो आपका बेसिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ऑब्जेक्टिव है कि मेंस राइट्स शुड बी कर्टेड। देखिए, मेरा बात एकदम सिंपल है कि अभी जब हम जितना चर्चा करता है, मुसलमान महिला को लगता है कि कंपैरेटिव टू द हिंदूज आवर राइट्स हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। एक अगर हिंदू बालिका को आप देखें टुडे, उनका पास अपना पिता का प्रॉपर्टी का इक्वल राइट्स होता है। कोई हिंदू व्यक्ति कानूनन दूसरा बीबी घर में नहीं ला सकता है, लेकिन एवरी डे आवर मुस्लिम गर्ल्स आर सफरिंग आउट ऑफ दैट। उनका पास अगर 3 शादियों तक वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है। पिता का आपको जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको अधिकार नहीं मिल सकता है। साथ में अब जब तलाक भी होता है, यू विल नॉट गेट द सेम काइंड ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हिंदू बालिका को या हिंदू बेटी को मिलता है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू का इश्यू नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए मुसलमान समाज का बेटियों का उत्थान के लिए। यह बात एकदम, आप अगर इतना आप सेकुलर है, इतना आप लिबरल है और इतना आप लोहिया का बात बोलता है, राम मनोहर लोहिया या जो भी हमारा देश का जो देश बनाया था वो व्यक्ति का आप आदर्श का अनुसरण का बात करते हैं, लेकिन अब मुसलमान बेटियों को न्याय नहीं दिला सकता है तो हो नहीं सकता है। सो तलाक से मोदी जी ने शुरुआत किया था, एम्पावरिंग मुसलमान गर्ल्स, और यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी ए वेरी बिग स्टेप इन दैट डायरेक्शन। असम में कब होगा? देखिए, मैं ये असम यूपी का बात नहीं करना चाहता हूं। मैं पूरा देश को, पार्लियामेंट को अपील करना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल को जल्द आप ले आइए। पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, स्टेट्स को है, सब करेगा, कौन नहीं करेगा? सारे बीजेपी सबको तो मुसलमान महिलाओं का वोट चाहिए। अच्छा, तो ये वोट के लिए है? अरे एक तो आप न्याय से अन्याय करेगा तो आपको वोट नहीं देगा। न्याय करेगा तब वोट देगा, वो जरूरी नहीं है, लेकिन अन्याय करेगा तो आपको वोट नहीं देगा। तो इसीलिए कांग्रेस में सपोर्ट, पहले वो एडुकेशन नहीं था, मुसलमान महिलाओं का मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो लोग को भी अभी मालूम हो गया। देखिए, हम 10 का रास्ता में 9 तक पहुंच गया हूं। अभी 9 से 10 आने का समय जो भी हमको विरोध करेगा उसका खिलाफ हम चला जाएगा। तो इसीलिए ये कानून मेरा लगता है इजीली पास हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बहुत ही इजीली पास हो जाएगा। So is it on the agenda? Is there an internal thinking? होना चाहिए, अभी है कि नहीं है, आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए। मुसलमान महिलाओं को अगर देश में न्याय मिल जाते हैं, तब जो भारत का संविधान का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था कि विल एंश्योर सोशल जस्टिस, उसमें सामाजिक न्याय का रास्ता में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत को मिल जाएगा ये स्वाधीनता का 75 वर्ष में। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए को लेकर इतना विरोध हुआ, तो क्या बीजेपी की सरकारें जो राज्यों में है और जो सेंटर में है, ये रिस्क ले सकती है 2024 से पहले? देखिए, मैं स्ट्रेटेजी का बात नहीं बोल सकता हूं कि कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। देश में कोई भी एक सिद्धांत लेने का पहले देश का प्रधानमंत्री या देश का नेता को बहुत सारा चीज देखना पड़ता है। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट आई एम एस्पाउजिंग द कॉज ऑफ मुस्लिम वुमेन, कि भारत का मुसलमान महिला, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मुस्लिम विमेन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी डेफिनेशन चेंज होगा, इनकम टैक्स एक्ट भी चेंज होगा। हिंदू में तो रेजिस्टेंस है नहीं,
तो हिंदू मेल्स और हिंदू समाज में महिलाओं को न्याय मिले, उसमें कोई दो मत नहीं है। कोई एक दो व्यक्ति का अलग मत हो सकता है, लेकिन आई एम फॉर गिविंग 100% राइट्स टू माई डॉटर्स। कोई उसमें मेरे में कोई झिझक नहीं है, मेरे में कोई डाउट नहीं है, और वो होना सही है। जो हम आज मुसलमान महिलाओं के लिए बोल रहा हूं कि देखिए, आपका हस्बैंड को 3 शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू को करना चाहिए। यूनिफॉर्म मीन्स इट इज यूनिफॉर्म। तो 3 एंगल में कम से कम कि एक महिलाओं को या एक पुरुष को एक से ऊपर शादी करना इजाजत नहीं देना चाहिए, ये तो तुरंत होना चाहिए। बेटियों को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ये तो तुरंत होना चाहिए। और कम से कम जो एक तलाक होता है या डाइवोर्स होता है, उसमें वाइफ का राइट्स कम से कम 50% होना चाहिए। प्रॉपर्टी हो, जो भी जॉइंट प्रॉपर्टी था या ड्यूरिंग द मैरिज जो आप प्रॉपर्टी एक्योर किया था, उसमें 50% का अधिकार होना चाहिए। तो ये तो मैं मुसलमान महिला और बेटियों का बात आपको बोल रहा हूं। मैं एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये होना चाहिए नाविका जी। देखिए, आज मेरा असम में मुसलमान लोगों का दोज हु बिलीव इन इस्लाम इज अराउंड 36%। अगर 36% महिलाओं का पास अधिकार नहीं है, इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोशल जस्टिस इकोसिस्टम, तो मैं किसके लिए मैं सामाजिक न्याय का बात कर रहा हूं। इट कैनॉट बी हिंदू मोनोपोली। सामाजिक न्याय हिंदू का मोनोपोली नहीं हो सकता है। इट मस्ट गो एंड इट मस्ट इंक्लूड the women or girls and daughters of Muslim also. So how do you respond to the charge against you? आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप इसकी बात करते हैं, और ये जो पूरा चला था रोका गया, और आपने कहा एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो इंडिजिनस मुस्लिम्स हैं। ये मुसलमान की प्रोफाइलिंग नहीं होगी? नहीं, प्रोफाइलिंग तो है। अगर असमिया और बंगाली का प्रोफाइलिंग है, तो मुसलमान समाज में प्रोफाइलिंग मैं नहीं किया हूं, वो तो प्रोफाइलिंग हमेशा से है। अगर आप बार बार हिंदू का कास्ट सिस्टम का बारे में बात करता है, और हिंदू का कास्ट सिस्टम के लिए आप आर्टिकल ऊपर लिखता है, ही इज ए ब्राह्मीण, ही इज ए क्षत्रिय, इलेक्शन एनालिसिस करता है, ये जगह में कितना राजपूत है, कितना ब्राह्मीण है, कितना एससी है, कितना आदिवासी है, वो आप लिखता है। लेकिन मुसलमान समाज में भी वो डिवीजन है, आप तो वो कभी नहीं लिखता है। और उसका कारण मुसलमान समाज में जो दबा कुचा है, वो लोग हमेशा दबा कुचा बन रहा है, इसलिए उनका बारे में कोई नहीं लिखता है। अभी असम में 3% आर इंडिजिनस मुसलमान। जब लोग एनालिसिस करता है, बोलता है हिंदू इतना है, ब्राह्मीण इतना है, क्षत्रिय इतना है, एसटी इतना है, मुसलमान इतना है। तो मुसलमान लोग हमको पूछता है, भाई हम तो इंडिजिनस मुसलमान है, हम 3% है, तो हमारा बारे में तो कोई लिखे। और बाकी बांग्लादेश, बाकी दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, बट नॉट all have not come post 1971. Many people have come pre 1971 also. But मैं बांग्लादेश से आया हूं, या मेरा घर बांग्लादेश का कोई जिला में था, उसमें किसी का आपत्ति नहीं है। सब तो गर्व से बोलता है कि हम बांग्लादेश का रंगपुर जिले का निवासी था, हम बांग्लादेश का मयमनसिंह जिला का निवासी था। लोग तो गर्व से बोलता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 71 के बाद वालों का इशू है। देखिए, दो बात है कि मुसलमान समाज में भी जातियां है, कम्युनिटियां है, लेकिन आप लोग सबको एज ए मुस्लिम एड्रेस करने का कारण जो मुसलमान समाज का जो एक सोशल स्ट्राटा में जो नीचे है, दे डू नॉट गेट्स वॉइस। तो जब से आपने आदिवासियों का बात बोलना शुरू किया, आपने जब अनुसूचित जाति का बात बोलना शुरू किया, दलित का बात बोलना शुरू किया, डेफिनेटली दलित का लाइफ बेटर हुआ है, आदिवासियों का लाइफ बेटर हुआ है, और वो बोलने में कोई किसी ने मना नहीं करा है। इसलिए अगर वो लोग एक्सप्लॉइटेड है, वो कीजिए। क्योंकि आप और आसाम में सबसे बड़ा जो
कंट्रोवर्सी या मुद्दा है डिबेट का, वो ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो बदल रहा है, यानी कि मुस्लिम्स आर इंक्रीजिंग एंड द इंडिजिनस आर डिक्रीजिंग। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूं, जब आप ये प्रोफाइलिंग करेंगे, एनआरसी लाएंगे, क्या मुस्लिम पॉपुलेशन वर्सेस हिंदू पॉपुलेशन का आप बैलेंस रिस्टोर करेंगे? देखिए, कोई बात संभव नहीं है। आज जो ग्रोथ ऑफ मुस्लिम ये एक हकीकत है, इसलिए मैं प्रिफर करता हूं, आप एनआरसी सीए से मुस्लिम पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं रुका सकता है। ये वो तो एक मैकेनिज्म है, कौन क्या है किसको, अगर आप बांग्लादेश में अगर आप रह नहीं सकता है, पाकिस्तान में आप रह नहीं सकता है, तो हिंदू लोगों को नागरिकता मिलना चाहिए। ये एक न्याय का बात है, ये रेस्टोरेशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। रेस्टोरेशन ऑफ पॉपुलेशन या बैलेंसिंग ऑफ पॉपुलेशन आपका अगर आपको चाहिए तो आपको एजुकेशन लाना पड़ेगा, हेल्थ का पावर देना पड़ेगा, स्किल देना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन देना पड़ेगा। मुसलमान समाज को वो न्याय देना चाहिए और ये हमारा फर्ज बनता है कि वो न्याय देना चाहिए। और अभी असम में हम सबसे ज्यादा मुसलमान कन्याओं का एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं। दैट इज देयर एंटाइटलमेंट। बट जब सीए का बाद हम लोग बोलता हूं, वो एक दूसरा गोल पोस्ट है कि जो लोग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का विक्टिम है इन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, वो हिंदू या सिख लोगों को आप भारत का नागरिकता दीजिए। किस लिए? भारत इज देयर मदरलैंड ऑल्सो। तो ये दोनों आर्गुमेंट अलग अलग है, ये दोनों को मिक्स करने वाला चीज नहीं है। हिमंता जी, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, चाहे आप राजस्थान देख लें, चाहे आप जहांगीरपुरी देख लें, चाहे आप शाहीन बाग देख लें। एक तरफ रामनवमी पर पत्थरबाजी होती है, करौली देख लीजिए, अलवर में डिमोलिशन होती है, बुलडोजर आता है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं रोहिंग्या सेटल्ड हैं शाहीन बाग में। देखिए, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आंसर है, जहां भी बीजेपी सरकार है वहां में ये सब नहीं होता है। आप असम में जितना हनुमान चालीसा कीजिए, करिए, मैं भी पार्टिसिपेट किया, हम लोग 50,000 लोग एक साथ हनुमान चालीसा किया और साथ में मुसलमान लोग भी आके बाहर से देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और असम जैसा मुसलमान बहुल स्टेट भारत में दूसरा कोई है भी नहीं, इफ यू एक्सक्लूड कश्मीर वैली। लेकिन वहां में बीजेपी सरकार है, सब जानता है कि भारत में हिंदू का हनुमान चालीसा। मध्य प्रदेश वो भी तो बीजेपी रूल है, खरगोन में क्या हुआ? नहीं, वो तो इमीडिएटली वो तो चुनाव के लिए, इसके लिए कोई लोगों ने ये ड्रामा किया कि हनुमान चालीसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक बात जनरली आप देखिए, जहां भी बीजेपी का सरकार है वो जगह में कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा अंदर से नहीं होता है, बाहर से लोग जाके करने का कोशिश। तो कर्नाटका में जब हुआ, कर्नाटक में हिजाब का जो बात है, बाहर का लोग ज्यादा टीवी में बोलता है। मैं तो कर्नाटक का लोगों को इतना नहीं देखा है उसका ऊपर डिबेट करते हुए। तो कर्नाटक ने मुद्दा तो उठाया, मुद्दा तो उठा कर्नाटक के कॉलेज से। नहीं, कर्नाटक में तो इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। कर्नाटक में कॉलेज का मुद्दा था, वो कॉलेज में ही सीमित था, आपने लाके ये देश का मुद्दा बना दिया। हाँ, आपने मतलब मीडिया, लिबरल और सेकुलर लोगों ने। अच्छा, वो कौन है, उनका क्या डेफिनेशन है? उनका जो है, जो आप भी चैनल में उनको हमेशा न्यूज आवर में फ्रैंकली स्पीकिंग में मिलता रहता है। देखिए, कर्नाटक का कॉलेज का एक मुद्दा है, हिजाब पहनना नहीं पहनना। कोर्ट ने बोला भाई यूनिफॉर्म पहनो, हिजाब मत पहनो, घर में जाके जो पहनना है पहनो। एक कॉलेज का इशू है, आप लाके देश का इशू क्यों बना दिया? इतना कितना कॉलेज का इशू बनते रहता है, कॉलेज यूनियन का डेली झगड़ा चलता है, कॉलेज का स्पोर्ट्स मीट का बाद झगड़ा चलता है, ये सब तो देश का। पार्टी ने जेएनयू का इशू देश का इशू नहीं बना दिया? अरे, जेएनयू में अगर कोई बोलता है कि भारत हमारा देश नहीं है, वी वांट फ्रीडम,
वो तो एक सेडिशन का मामला बन जाता है, दैट्स ए कंप्लीटली ऑफ ए डिफरेंट फुटिंग। और जब वहां से पूरा नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स लेफ्ट लोगों जाके वहां में लंगर पात बना लेता है, तब तो नेशनल इश्यू बनता है। लेकिन एक स्कूल का 2 छात्रों का बीच में कंफ्यूजन था कि भाई मुझको किसी ने बोला हिजाब पहनो, कॉलेज का प्रिंसिपल बोला यूनिफॉर्म पहनो। ये सिंपल सा डिबेट था। कॉलेज का प्रिंसिपल ही एक साथ सबको बैठा के समझा देता था, भाई बेटी अभी यूनिफॉर्म पहनो, क्लास करने में अच्छा होगा, घर में जाके हिजाब पहनो। इतना सिंपल 5 मिनट का बात है। सेडिशन खाली जेएनयू की वजह से होता है। अगर और जिग्नेश मेवानी अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट करे तो उसको आप 2500 किलोमीटर दूर जाके अरेस्ट कर लेंगे। आपने बात को नहीं समझ रहा है। जिग्नेश मेवानी का जो ट्वीट था वो प्रधानमंत्री जी का खिलाफ क्या बोला उसका हमने कभी कॉग्नाइजेंस नहीं लिया। लेकिन नाथुराम गडसे को भगवान मानने वाला, मतलब भगवान और गडसे कब समान हो गया? तो यू आर डिफेमिंग माई राइट टू वर्शिप कि मैं भगवान का, गडसे और भगवान इज इन द इक्वल फुटिंग। वो नहीं हो सकता है ना देश में। पर आपने तो जब किसी ने एफआईआर दिया, हमने कार्रवाई किया, और अगर आप उसमें बेल मिलता है तो मॉलेस्टेशन केस में अंदर कर दीजिए। आप नाविका जी, आप एक महिला है, कोई महिला कोर्ट में जाके 164 स्टेटमेंट देगा कि मुझको मॉलेस्ट किया गया है? आप बोलिए। कोई एडुकेटेड एक लेडी, कोई कभी कोई शिक्षित ना हो, फैमिली का दबाव में आके कुछ बोल दिया। लेकिन आपको अगर आपका और मेरा कुछ जो भी है, क्या आप आज जाके कोर्ट में एक पिटीशन डालेगा, 164 डालेगा कि किसी ने मुझको मॉलेस्टेशन किया है? आप जिग्नेश मेवानी हो और ABCD हो, लेकिन हर समय महिलाओं का जो स्टेटमेंट है उनको ज्यादा एम्फेसाइज देना चाहिए। हेमंत जी, बैलेंस लाइज विद द लेडी। ये कहा जाता है द स्टेट नॉट ओनली हैज टू बी जस्ट बट इट हैज टू बी सीन टू बी जस्ट। हाँ, बिकॉज स्टेट जो होता है, सरकार जो होती है, उसको मैग्नानिमस लगना चाहिए। इसीलिए आप मैग्नेमियस होते हुए हम उनको थाना में बैठने दिया, टीवी देखने दिया, लोगों से मिलने दिया। लेकिन जहां तक महिलाओं का ऊपर मॉलेस्टेशन का बात था, उसमें तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं ना। तो ये पॉलिटिक्स की बात है। ये पॉलिटिक्स का बात नहीं, दिस इज राइट्स ऑफ ए वुमेन। बिकॉज अरे आप बात बोलिए। गुजरात में चुनाव आ रहे हैं तो जिग्नेश मेवानी मैं तो वो दिन तक क्या गुजरात में चुनाव आ रहा है, वो कितना बड़ा MLA मेरा मालूम भी नहीं था। हाँ, आपको तो नाम भी नहीं मैं कुछ भी मालूम नहीं था। गया था तो आपने कहा वो कौन है? मैं आज भी आपकी पुलिस जाती है 2500 किलोमीटर। वो तो मेरा अनुमति का जरूरत नहीं है ना। मेरा पुलिस राजस्थान जाते हैं, मेरा पुलिस यूपी जाता है। अभी आप आसाम पुलिस को देखिए। आज जब मैं आपको बात कर रहा हूं, कम से कम 6-5 टीम भारत का बहुत कोई स्टेट्स में है। किसने सारे जो इंटर स्टेट क्राइम है उसके लिए हम लोग एक नेटवर्क का अंदर काम कर रहा हूं। इवन कांग्रेसुअल स्टेट ऑल्सो हेल्प अस। State like Rajasthan has handed over many criminals to us. तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब मेरा पास कंप्लेन आते हैं कि मेरा ऊपर मॉलेस्टेशन हुआ है, तो क्या आप उनको संज्ञान में आप नहीं लेगा? तब कल अगर कोर्ट पूछता है कि आप क्यों इसका संज्ञान नहीं लिया, तो कोर्ट बेल दे दिया तो ठीक है। लेकिन हम संज्ञान नहीं लेता था और वो महिला कोर्ट में चला जाता था, तब मेरा क्या होता था कि भाई वो कोई जिग्नेश मेवानी है इसलिए आप उनसे कारोबारी करने का आपने हिम्मत नहीं रखा। थोड़ा सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। बहुत सिंपलिस्टिक मामला है कि भाई जब महिलाओं का ऊपर कुछ होता है उसमें आप टूट पड़ो। पी चिदम्बरम जी ने आप पूरा टूट पड़ो। कभी उस जैसा लोगों का खिलाफ जो भी कंप्लेन आता है महिलाओं का खिलाफ, कोई महिलाओं का मॉलेस्टेशन करना, रेप करना, आपका नीति 0 टॉलरेंस का होना चाहिए। मैं तो पहुंच जाता हूं जो घर में बलात्कार होता है, उस माँ पिताजी महिलाओं को मिलने के लिए। भाई पुलिस अच्छा से इंक्वायरी किया ही नहीं, देन आई कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट। और जब तक फांसी का सजा नहीं होता है मैं छोड़ता नहीं हूं। बिकॉज जो समाज में माँ और बेटी का सम्मान नहीं होता है, ने कहा इसीलिए प्रथा शुरू हो गई कि पंजाब पुलिस दिल्ली चली जाती है और आपके बीजेपी वालों को भी उठा लेती है। पी चिदम्बरम एक बहुत बड़ा जूरिस्ट है, या वो क्लेम करता है मैं बहुत बड़ा जूरिस्ट हूं।
एक स्टेट से एक स्टेट जाके पुलिस को क्रिमिनल को अरेस्ट करना, ये भारत में वो हमेशा चल रहा है। ओनली टूरिस्ट नहीं, वो पूर्व होम मिनिस्टर जो भी है, उनका समय में कम से कम 5 लाख लोग ऐसा होगा जिसको इंटरस्टेट पुलिस हैज अरेस्टेड। त्रिपुरा मासदेव अरेस्टेड फ्रॉम असम। तजिंदर बग्गा तब क्यों कहा किडनैप हो गया? आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, आपको ट्रांजिट रिमांड लेना चाहिए। देयर इज अ प्रोसीड्यूर प्रेस्क्राइब इन सीआरपीसी। जब मैं गुजरात गया या जब मैं राजस्थान गया, अभी एक नादिम नाम का एक लड़का को हम लोग अरेस्ट किया था कोई एक दूसरा क्राइम में, हमारा पुलिस राजस्थान पुलिस को जाके रिपोर्ट किया, फिर राजस्थान पुलिस का साथ मिलके हमने कोर्ट में रिमांड एप्लीकेशन डाला, फिर रिमांड मिला, फिर असम में लेके आया। ऐसे भी जब जिग्नेश मेवानी का अरेस्ट का समय हुआ, अब जब पीछे जाके मैं इसको एनालाइज किया, हमारा पुलिस ने पहले गुजरात पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर लोकल कोर्ट से रिमांड लिया, फिर लेके आया। हम कोई चोरी सुपरी जाके दूसरा स्टेट में लोगों को अरेस्ट नहीं करता हूं, कानून है, लॉ हैज, देयर इज ए प्रिस्क्राइब लॉ इन सीआरपीसी। तो चिदम्बरम साहब को मैंने ट्वीट का आंसर दे दिया कि बॉस, आई हैव फॉलोड ऑल द लॉ। हाँ, आपने कहा डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। वही बात है। तो आजकल हॉर्टिकल्चर नहीं, जरूरी, आसाम में हॉर्टिकल्चर इज ए वेरी बिग इंडस्ट्री, होना चाहिए। मैं आपसे सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि आसाम एक ऐसा राज्य है जिसका एक डूबियस डिस्टिंक्शन है कि सबसे ज्यादा जितने भी सेडिशन केसेस हैं वो आसाम में होते हैं। देखिए, आसाम में ये माय रेस्पेक्टफुल सबमिशन विल बी कि आसाम में सेडिशन का केस होना कोई इरेगुलरिटी नहीं है, बिकॉज आसाम में ऐसा संगठन था, उग्रवादी संगठन था, those who have waged war against the state, not from today, from the day of independence, and इसीलिए हम लोग को वो सेडिशन का केस देना पड़ा, बिकॉज दे themselves claim। अब क्या होगा? नहीं, अभी पता नहीं माननीय कोर्ट क्या बोलता है। कल अगर मैं परेश बरुआ को अरेस्ट करना पड़े, मैं बात नहीं करता हूं इनको मैं अरेस्ट कर रहा हूं, इसलिए वी आर इन सम काइंड ऑफ डायलॉग, बट मान लीजिए उनको मैं अरेस्ट करना पड़ा, तो मैं सेडिशन केस तो उनका ऊपर देना ही पड़ेगा, बिकॉज दे themselves claim that we don't want to be in the Union of India। तो इसीलिए आसाम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, ये सब जगह में सेडिशन एक it is a crime which people proudly profess कि हाँ मैं भारत में नहीं रहना चाहता हूं, तो ये तो चल ही रहा है। तो those who doesn't know the history of India and particularly history of North East, वो भूलेगा देखो आसाम में इतना सेडिशन का केस है, हम तो लड़ते रहा वो सबसे। तो कोर्ट को नहीं आती? नहीं, कोर्ट को आई एम श्योर दैट लॉर्डशिप्स विल टेक इनटू कॉग्नाइजेंस कि दोज हु आर वेजिंग आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और दोज हु आर आस्किंग फॉर सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, उनका खिलाफ वेदर देयर विल बी सेडिशन और देयर विल बी सम स्पेशल एक्ट, कुछ तो लगाना ही पड़ेगा आपको। आपकी सरकार यानी कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने एक पोजीशन लिया केदारनाथ जजमेंट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में, और थोड़े ही दिन में अपना पोजीशन बदलकर उन्होंने कहा कि हम सेडिशन लॉ को रीलुक करेंगे। देखिए, ये चेंज क्यों? देखिए, ये सेडिशन लॉ का रीलुक करने का जो भारत सरकार एफिडेविट दिया है, दैट माइट हैव सम मेरिट, बिकॉज कहीं में इसका जो दुरुपयोग भी हो सकता है, कहीं में डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का खिलाफ भी सेडिशन केस लगाया गया है, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज दे आर इन द नो हाउ कि क्या देश में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज अ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, दे हैव दैट राइट। बट अगर असम गवर्नमेंट को एफिडेविट देने का इजाजत देता है या मौका देता है और हम लोग को केस में पार्टी बनाता है, तो हम लॉर्डशिप को ही पूछूंगा कि अल्फा का खिलाफ मेरा सेक्शन क्या बनेगा, व्हाट सेक्शन आई विल अरेस्ट अल्फा कैडर्स, व्हाट सेक्शन आई विल अरेस्ट पीएलए कैडर्स, जो असम राइफल्स इंडियन आर्मी को हर दिन मारते हैं, फिर वीडियो में आके क्लेम करता है कि हमने मारा। पर आप ये तो मानेंगे
Assam की अल्फा इशू, इंसर्जेंसी इश्यूज अपार्ट, एवरी गवर्नमेंट हैज यूज्ड इट एज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, ये एक परसेप्शन है, लेकिन हम क्यों करें? सेडिशन केस में भी आपको जितना दिन का कस्टडी मिल जाता है, देयर आर सो मेनी अदर सेक्शन इन द आईपीसी, मुझको इतना ही दिन का कस्टडी मिलता है। ये सब इंटेलेक्चुअल एक डिबेट होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इतना नहीं सोचता है कि भाई इसको सेडिशन डालो तब ज्यादा दिन मिलेगा। पर आपकी सरकार ने डाला है, बीजेपी सरकारों ने यूज किया है। देखिए, मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये कोई ब्रेड एंड बटर वाला इश्यू नहीं है। आप सेडिशन का अगर देश का खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा और उसको क्या सेक्शन लगाना चाहिए, खाली आप इतना ही बोल दीजिए, हम वही सेक्शन को लगाऊंगा। आपका कोई एक सेक्शन का नाम आप सेडिशन बोल के आपका मन वहां में टैग हो गया तो ठीक है, आप मत लगाइए। लेकिन जब भारत का खिलाफ बोलता है, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं या भारत का अगेंस्ट में आर्म स्ट्रगल करना चाहते हैं, agree that there is restraint on parts of the governments and BJP governments in use of नहीं, नाबिका जी, मेरा बात कंप्लीट अलग है। मेरा कोई सबसे मेरा कोई प्रेम नहीं है। आपको सेडिशन सब अच्छा नहीं लग रहा है, उसको चेंज कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को या देश का पार्लियामेंट को कोई तो मुझको वेपन देना पड़ेगा टू फाइट अगेंस्ट द पीपल हु आर फाइटिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। आप सरकार का खिलाफ जो कर रहे हैं उसका ऊपर आप सेडिशन मत लगाइए, मैं उसका पक्ष में नहीं हूं। लेकिन जो देश का खिलाफ कर रहे हैं उनका ऊपर आप क्या लगाएगा? वो नाम दे दीजिए, उस इंग्रजी शब्द दे दीजिए, हम वही सबका बात बोलेगा। तो मैं कह रही हूं कि सरकार की कोई डिसेंट दिखाए या क्रिटिसिज्म करे उस पर ना लगाए, उसको मत लगाए। लगाया जाता था, ये तो गलत था, इतना तो एडमिट करेंगे। देखिए, कोई भी कानून का दुरुपयोग होगा वो खराब है, एंड नोबडी शुड जस्टिफाई दैट। और अगर मैंने आपका खिलाफ एक सेक्शन लगाया, अल्टीमेटली इफ आई कैन नॉट सिक्योर कन्विक्शन फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ लॉ, 3.3% कन्विक्शन, तब मैं गलत हूं। तो आप गलत थे। तब मैं गलत हूं अगर। लेकिन जब मेरा स्टेट में लगाया जाता है, मैक्सिमम में हमने मैंने कभी वो सेक्शन नहीं लगाया, सेडिशन का सेक्शन क्यों लगाऊंगा? उनका खिलाफ मोलेस्टेशन का केस लगा है। और उससे पहले, उसका पहले भी जो लगा है कि 153 लगा है, जो आपको रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया था, पर हमने कभी सेडिशन नहीं लगाया। हिमंता जी, लेकिन आपको देखिए, आपका चैनल का थ्रू से मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि एक तो आपने एक नक्शा दिखाया कि सरकार को जो क्रिटिसाइज किया, इसका कारण सेडिशन लॉ का दुरुपयोग होता है। लेकिन जो बोनाफाइडी प्राउडली स्टेट का अगेंस्ट काम कर रहा है, दे आर वेजिंग वॉर, डेली वीडियो में आता है, हाँ मैं ये ऑफिसर को मारा, मैं देश में नहीं रहना चाहता हूं, तो उसका खिलाफ हम क्या सेक्शन लगाएगा? तो वो तो देना चाहिए हम तो, नहीं तो देश खंडित हो जाएगा। वेल, probably this will be part of the review. हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस सारे कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है, उसको हम लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए। कहीं भी दुरुपयोग होना हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, और लॉर्डशिप का सामने ही बोलना चाहिए कि ठीक है, सरकार का खिलाफ जो बोलता है उनका खिलाफ सेडिशन केस लगाना गलत है, मैं भी मानता हूं। लेकिन देश का खिलाफ जो बोलता है उनको मैं क्या करूं? डेफिनेटली दे विल गिव आंसर, पार्लियामेंट विल गिव सम आंसर। हिमंतदा, मैं लेकिन मैं बैक टू बैक आता हूं, जहां असम में सेडिशन केस लगा है, कोई पॉलिटिकल लीडर्स का खिलाफ नहीं लगा है, यह बराबर अल्फा का खिलाफ लगा है, यह बराबर पहले जब डिस्कशन का पहले एनडीएफबी का खिलाफ लगा है। तो योर पॉइंट बीइंग कि महाराष्ट्र में लगता है, तो मैं दूसरा स्टेट का ऊपर कमेंट देने का मेरा पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, एंड आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। लेकिन हम जो किया, हम गर्व से बोलता हूं, यह करना मेरे लिए जरूरी था, नहीं तो आज असम इतना पीसफुल रहता ही नहीं था। असम वुड हैव बीन गन आउट ऑफ इंडियन मैप लॉन्ग बैक। मैं आपसे, पीपल हैज फॉट वॉर, मेरा पुलिस ने जान दिया, मेरा आर्मी ने जान दिया, और दीज आर रियल बैटल वी आर फाइटिंग। ये कोई आर्टिफिशियल बैटल में प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बीजेपी में एक प्रथा चली है चीफ मिनिस्टर्स बदलने की।
सर्बानंद को बदलकर हिमंत दादा को लेके आए, फिर गुजरात में बदलाव हुआ, रूपानी को बदला गया, उसके बाद त्रिपुरा में बदला गया, लेकिन त्रिपुरा में अभी भी खलबली जारी है। कल विनोद तावड़े सेंट्रल ऑब्जर्वर के सामने कुछ बीजेपी के लोगों ने देखिए, मेरा बात यही मैं बोलना चाहता हूं, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता को पद से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मैं कुर्सी में बैठा हूं, आप जितना बार मुझको हिमंत जी बोलोगे मुझको अच्छा लगेगा, मुख्यमंत्री जी बोलूंगा तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आई डोंट सीम टू बी अटैच्ड विद दिस पोस्ट। एक जिम्मेदारी है, कल नहीं है, पर होता तो है अटैचमेंट, होना नहीं चाहिए, लेकिन पर वो तो फिर साधु महात्मा बन जाने के व्यक्ति होने का नाते अटैचमेंट मेरा हो जाता है, लेकिन डी अटैचमेंट का प्रैक्टिस करना ही सनातन धर्म है। तो आप कह रहे हैं कि बिप्लब देव अटैच हो गए थे? देखिए, बिप्लब जी बहुत अच्छा से और त्रिपुरा में काम किया था, और तो फिर चेंज क्यों किया? आप निश्चित रहिए कि पार्टी ने सब बात सोच के ही निर्णय लेता है और उनके लिए भी जिम्मेदारी होगा। लेकिन अभी भी डिससैटिस्फैक्शन है। कहाँ में? त्रिपुरा में। मेरा नहीं लगता है कोई डिससैटिस्फैक्शन। वीडियोस वायरल है। देखिए, कोई एक व्यक्ति ने कुछ बोला था, सुबह में उनसे बात किया था, बोले दादा काल गुच्छा में था, क्या बोल दिया पता नहीं, अभी मेरा देश में मेरा नाम आ गया। वो भी सुबह सुबह दुख कर रहा था। नॉर्थ ईस्ट का लोग बहुत ही सिंपल होता है, दे डू नॉट, सब कोई जब मन में आता है बोल देता है, बस इतना ही है। तो आप उसको तो मन में तो आ रहा था कि गलत हुआ। देखिए, मैं आपको यह चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन उनका वो सीएम का इश्यू में वो नहीं बोला था। कोई एक वही सभा में कोई दूसरा व्यक्ति का ऊपर उनका गुस्सा आके वो कुछ बोला था। आप अगर वीडियो सुने, उसमें कोई सीएम चेंज वाला रेफरेंस नहीं था, वो एक दूसरा था, दोनों व्यक्ति का व्यक्तिगत कुछ था। तो लेकिन सुबह में उनसे बात किया, क्या था काल, क्यों इतना टीवी में आ गया? बोले दादा क्या करें, अब हमको सबने रिकॉर्ड कर लिया। हिमंत दादा, मैं फिर पूछना चाहती हूं कि बीजेपी की सरकारों पर और बीजेपी पार्टी पर आरोप है कि आप असली मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। देश भर में शाहीन बाग, ज्ञानवापी मस्जिद, एक बार हिजाब। देखिए, लोगों का सबसे पहला, लोगों का रोजमर्रा का जिंदगी, महंगाई से लोगों को दूर निकालना, ये सरकार का फर्ज होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी समय समय पर, अभी कोविड का जो वीडियो हुआ उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि स्टेट्स को कि आप फ्यूल का दाम कमाइए, डीजल का दाम आप रिड्यूस कीजिए। मतलब हमेशा प्राइस राइज इज इन द बैक ऑफ माइंड, why not front of mind? Rupee at the lowest level, inflation at the highest level. Remember मनमोहन सिंह। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये सब बात का ऐसा नहीं है कि मैं अगर जस्टिफाई करना चाहता हूं, लोगों को लगता है कि आई एम जस्टिफाइंग प्राइस राइज। मेरा काम है प्राइस राइज से लोगों को निकालना, and I am just humbly saying that effort is continuing and that effort will continue. Meanwhile मंदिर मस्जिद नहीं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी। नहीं, देखिए, दोनों को आप एप्पल और ऑरेंज को आप इकट्ठा मत कीजिए। वो आइडेंटिटी का मामला भी एक इशू है, और वो हमारे लिए पूरा एक परमानेंट इशू है। प्राइस राइज तो आज कहीं में वार हुआ है, कल कम हो जाएगा, कल लोगों का एक दैट इज ए इकोनॉमिक इशू। बट इकोनॉमिक इशू का साथ साथ हमारा देश में जो भी अनसेटल इशू है, वो सब भी बड़ा इशू है। अगर मेरा कोई धर्म का स्थान में कोई गलत हो रहा है या जो नहीं होने वाला हो रहा है, वो भी मुझको दुखाता है। मुझको एक पक्का रास्ता आप दे दीजिए, विकास हो गया, लेकिन मुझको शाम को काम करने आने का बाद शाम को जाने के लिए मेरा पास मंदिर नहीं है,
वो भी मेरे लिए ये इशू तो ये भड़काना So, नहीं ये है। अगर ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की मजार पर जाता है तो आप कहते हैं प्रोवोकेशन है। देखिए, औरंगजेब का मजार में भी कोई इंसान जा सकता है क्या? आप औरंगजेब का मजार में जाएगा, काल आप बोलेगा कि मैं वो अल कायदा वाला का मजार में जाऊंगा, और फिर आप देश का संसद भी है। जो औरंगजेब ने देश को तबाह कर दिया, उनका मजार में आप क्यों जाते हो? अनलेस ही इज योर फादर। आपका पिता है तो आप जाइए, मैं आपत्ति नहीं करता हूं, बट अदरवाइज आप क्यों जाते हो? आप उनसे क्या इंस्पिरेशन लेगा? आप शिवाजी महाराज से इंस्पिरेशन लीजिए, आप लासित बरफुकन से इंस्पिरेशन लीजिए। आप क्या औरंगजेब से इंस्पिरेशन लेगा तो देश को आप क्या औरंगजेब का जमाना में लेके जाना चाहते हो? तो आप जब सड़कों के नाम बदलते हो बदलना तो सही है। तो आप औरंगजेब के नाम पर बदलना नहीं सही है क्या? अभी अगर जो आपका मंदिर तोड़ा, जो आपका बेटियों को पकड़ के अत्याचार किया, जो आपको धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया, क्या वो सब का नाम देश में होना चाहिए? अभी कोई लोग मुझको बोलते हैं, असम में भी 2 साल ब्रिटिश स्ट्रक्चर हम लोग को तोड़ता हूं, तो लोग डिबेट करता है ये हेरिटेज है। हम बोला यार ब्रिटिश कैसे मेरा हेरिटेज हो गया? ये तो हम लोग का ये सिंबल ऑफ आवर स्लेवरी, उससे बाहर निकालना चाहिए जितना हो सकता है जल्दी। तो पार्लियामेंट तोड़ देते हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक तोड़ देते हैं। वो तो देखिए, वो सब डिबेट का बात है, मैं दिल्ली का बात नहीं बोलता हूं, लेकिन असम में मैं कोशिश करता हूं कि जितना स्लेवरी का सिंबल है जल्दी जल्दी उससे हटे। तो स्लेवरी से याद आता है कि इसीलिए कभी थॉमस कप में आपसे बात करते करते ये आ रहा है कि थॉमस कप में जीत गए हैं हम। नहीं, देखिए ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और हमारा बच्चा लोग ने बहुत अच्छा खेला है, तो माय कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। अभी सुबह ही मैं बातचीत करता था, तो आई मीन इट इज अ वेरी big achievement for the country, proud moment for the proud country. moment for the country. हेमंत दा, बातें बहुत हैं, शायद फ्रैंकली स्पीकिंग पार्ट 2 के लिए एक ओपनिंग रखते हैं। आज हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे राजनीतिक फ्यूचर 2024 में क्या होगा, इस पर अभी बातें बाकी हैं। शायद फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे। देश में मैं यही चाहता हूं और देश में ही होना चाहिए कि अभी जो डिबेट हो रहा है उसको आप निगेटिवली मत लीजिए। ये सब डिबेट रिजॉल्व हो जाना चाहिए, और जब ये सब डिबेट, सब मस्जिद खत्म करके मंदिर बना देना चाहिए। डिबेट को रिजॉल्व हो जाना चाहिए। मैं नहीं बोला हूं मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाइए। जब डिबेट रिजॉल्व हो जाएगा, जितना ओन था वो खत्म हो जाएगा। नया राष्ट्र भारत का एक जो अश्वमेध का यात्रा है वो शुरुआत हो जाएगा। ये सारा इशू एक बार खत्म हो जाने दीजिए, और उसमें कोई भी तकलीफ मत पाइए कि भाई कोई लोग मस्जिद का मामला उठा रहा है, कोई लोग रोड का मामला उठा रहा है, कोई लोग स्कूल का मामला उठा रहे हैं। अगर वो पेंडिंग मसला है तो उठाने दीजिए और खत्म कर लीजिए। और मोदी जी का समय में ही बीजेपी का ये जब अभी जो स्थिति है, जो इकोसिस्टम बना है, यही समय अच्छा है। देश का सारा समस्या खत्म हो, देश विकास का रास्ते में आगे बढ़े। वो हम भी कहते हैं टाइम्स नाउ नव भारत पे कि अब बदलेगा भारत, बदल रहा है। यस। तो पेंडिंग इश्यूज को डिबेट करिए, रिजॉल्व करिए, डिबेट करिए, रिजॉल्व कीजिए, कोई वायलेंस मत कीजिए। इश्यूज को इतना में ले जाए मत लेके जाइए कि हम लोग आमने सामने बैठ के बात नहीं कर सकता हूं। बातचीत, संसद को उपयोग कीजिए, मीडिया को उपयोग कीजिए, हेल्थी डिबेट कीजिए, कोर्ट में गुहार लगाइए, लेकिन इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए। इश्यूज को ठंडा बक्सा में मत रखिए, और इशू को रिजॉल्व करके हिंदू मुसलमान सब मिल के देश का बनाने का काम में लग जाइए। हेमंत जी, ऑन दैट थॉट एंड ऑन दैट होप, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग।